हेलो एवरीवन। हम लोग जो है देख रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का हम लोग जो है पीवाईक्यू देखेंगे और ये पीवाईक्यू हमारा किस ईयर का है? 2023 का है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन का ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए। ठीक, चलिए आइए हम लोग जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के डिटोरिएशन का वेरियस कॉजेज बताइए। ठीक, कंक्रीट के डिटोरिएशन का वेरियस कॉजेज बताइए, किन किन कारणों से हमारा जो कंक्रीट का डिटोरिएशन होता है। द डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट ऑकर्स ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर। देखिए, कंक्रीट हमारा जो डिटोरिएट होता है यानी कि खराब होता है वो दो कारण से होता है। मेनली एक हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि आपका जो है कंक्रीट अगर खुला में है तो वहाँ पे हवा जाएगा और भी तरह का फोर्स वगैरह लगता है। ठीक है, केमिकल अटैक हो सकता है। ठीक, दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चरल फैक्टर करने का मतलब जो है हमारे जो भी कंक्रीट है उसके ऊपर लोड लगेगा, टेंशन लगेगा, बहुत तरह का चीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज पे उसका कंक्रीट का डिटोरिएशन तय होता है। तो आइए कौन कौन सा फैक्टर उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा केमिकल अटैक होता है। कंक्रीट पे सबसे ज्यादा जो है केमिकल अटैक होता है। केमिकल अटैक किसका? सल्फेट अटैक की वजह से। ठीक है, सल्फेट अटैक की वजह से क्या होता है? एक्सपेंशन और क्रैकिंग दोनों चीज होता है। तो आपको याद रखना है सल्फेट अटैक की वजह से होता क्या है। तो सल्फेट अटैक की वजह से आपका क्या होता है? एक्सपेंशन होता है और क्रैकिंग होता है। ठीक, एसिड अटैक की वजह से, एसिड अटैक की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ सीमेंट पेस्ट। एसिड अटैक की वजह से क्या होगा? सीमेंट पेस्ट का लॉस होगा और सरफेस डिग्रेडेशन हो सकता है। सीमेंट पेस्ट का लॉस होगा और क्या होगा? सरफेस डिग्रेडेशन हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है? अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, डबल ए आर कहते हैं इसको। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, इसमें हमारा क्या होता है? अल्कली जो कि सीमेंट में पाया जाता है और रिएक्टिव सिलिका जो कि कहाँ पाया जाता है? एग्रीगेट में पाया जाता है। अल्कली कहाँ पाया जाता है? सीमेंट में, और रिएक्टिव सिलिका एग्रीगेट में पाया जाता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है जिसकी वजह से आपका जो है एक्सपेंशन और क्रैकिंग देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तीसरा हमारा जो फैक्टर है वो हमारा क्या है? फ्रीज थॉ साइकिल। फ्रीज थॉ साइकिल में आपको पार्ट 1 में भी पता है फ्रीजिंग थॉजिंग साइकिल क्या होता है। फ्रीज मतलब होता है क्या? किसी भी चीज को ठंडा करना या जमाना। थॉ मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पिघलाना। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं? वाटर इनसाइड कंक्रीट फ्रीजेस, कंक्रीट के अंदर का जो पानी उसको जमाते हैं फिर पिघलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? इंटरनल क्रैक देखने को मिलता है और सरफेस स्केलिंग भी होता है। चलिए, अगला हमारा क्या? कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में अगर जंग, रेनफोर्समेंट करने का मतलब क्या हो गया? छड़ हो गया, सरिया, उसमें अगर जंग लग जाए तो क्या होगा? क्लोराइड आयंस फ्रॉम सी वाटर और डी आइसिंग सॉल्ट्स कॉजेज रेनफोर्समेंट कोरोजन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लोराइड आयंस जो है आपका सी वाटर से या फिर डी आइसिंग सॉल्ट जो है, इसकी वजह से आपका क्या होता है? रेनफोर्समेंट कोरोजन देखने को मिलता है। तो जंग लगने के लिए हमको क्या चाहिए? खास करके अगर समुद्र का पानी है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, या फिर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है तो उसके वजह से हमारा क्या होता है? जंग लगता है। और जंग लगने से हमारा क्या होता है? स्ट्रेंथ घटता है किसका? कंक्रीट का। तो इसलिए अगर हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट यानी छड़ वाला कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि छड़ में जंग ना लगे। यानी कि छड़ में जंग ना लगे तो उसके लिए हमको क्या करना है? उसमें तो कोशिश करना क्लोराइड आयंस का मात्रा ना हो। अगला हमारा क्या? पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में हमारा क्या होता है? अगर मान के चलिए आप कंस्ट्रक्शन का काम सही से नहीं किए, यानी कि इनएडिक्वेट क्योरिंग। इनएडिक्वेट क्योरिंग करने का मतलब कंक्रीट पे आप जो है ठीक से पानी नहीं पटाए। आप देखते हो घर मकान बनने के बाद हम लोग पानी पटाते हैं, अगर पानी सही से नहीं पटाए तो उससे, या फिर अगर कंक्रीट सही से नहीं तैयार किया उससे, या फिर सेग्रीगेशन हो जाता है जिसमें कि गिट्टी अलग हो जाता है, या फिर वीक और पोरस कंक्रीट देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सही से पानी नहीं पटाया है, अगर मिक्स सही से तैयार नहीं किया, सेग्रीगेशन वगैरह हो गया, तो इससे भी आपका जो कंक्रीट खराब होता है। चलिए, अगला हमारा क्या? ओवरलोडिंग एंड स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स। ओवरलोडिंग और स्ट्रक्चरल मूवमेंट में हमारा क्या होता है? एक्सेसिव लोड देखने को मिलता है, सेटलमेंट होता है, डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन कॉजेस क्रैकिंग एंड स्पेलिंग। ठीक, अगर आपका जो है एक्सेसिव लोड लग जाएगा, सेटलमेंट हो सकता है, या फिर डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो इसकी वजह से क्रैकिंग और स्पेलिंग होता है। समझ गए? अगला हमारा क्या? बायोलॉजिकल ग्रोथ। बायोलॉजिकल ग्रोथ में हमारा क्या होता है सर? देखिए, बायोलॉजिकल ग्रोथ में हमारा क्या होता है? अलगे, फंगी, वेजिटेशन कैन वीकन द कंक्रीट सरफेस ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो है वो अलगे, फंगी, वेजिटेशन वो जो कंक्रीट सरफेस को समय के साथ साथ जो है जाके खराब करता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा जो कंक्रीट डेटोरिएट हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। पहला केमिकल अटैक की वजह से, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से, फ्रीज थॉ साइकिल की वजह से,
अगर रेनफोर्समेंट जो उसमें छड़ डाले उसमें अगर जंग लग गया तो पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से, ओवरलोडिंग और स्ट्रक्चरल मूवमेंट की वजह से, बायोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से आपका कंक्रीट खराब हो सकता है। अगला हमारा क्या है, राइट डाउन द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन, डिस्क्राइब एनी टू। कंक्रीट प्रोडक्शन का वेरियस स्टेज को लिखिए। तो कंक्रीट प्रोडक्शन में सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो हमारा बैचिंग होता है, ठीक है। दूसरा काम जो हम लोग करते हैं वो हमारा मिक्सिंग होता है, ठीक। तीसरा काम जो हम लोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है। चौथा काम जो करते हैं वो हमारा क्या है, प्लेसिंग है। पांचवा काम जो हम लोग करते हैं वो क्या है, कंपैक्टिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पानी पटाते हैं यानी कि क्यूरिंग करते हैं, ठीक। तो कंक्रीट को तैयार करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैचिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, कंपैक्टिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं और क्यूरिंग करते हैं। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर भी पूछ सकता है कि इसके बाद कौन सा ऑर्डर आता है। बात समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग जो है एक एक ऑर्डर को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, बैचिंग। बैचिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग एंड कंबाइनिंग रॉ मटेरियल्स इन द राइट प्रोपोर्शन। हम लोग जो है किस मटेरियल को कितना मात्रा में मिलाना है, अगर कंक्रीट तैयार कर रहे हैं उसमें बालू कितना मिलाना है, सीमेंट कितना मिलाना है, गिट्टी कितना मिलाना है, पानी कितना मिलाना है, वो सारा चीज हम लोग तय करते हैं। किसका, उसका रेशियो तय करते हैं, यानी कि राइट प्रोपोर्शन, किसका मात्रा क्या तय होगा, वो चीज हम लोग पता करते हैं किसमें, बैचिंग में। इसके बाद हमारा अगला आता है मिक्सिंग। अब जिसका जितना मात्रा उसको लिए उसके बाद उसको मिलाना शुरू करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं, किसको, सीमेंट को, एग्रीगेट को, वाटर को, एडमिक्सचर को, ये सब को हम लोग उसमें मिलाते हैं, वो हो गया मिक्सिंग, ठीक है। पहले एक प्रॉपर मात्रा में सीमेंट, बालू, गिट्टी जो भी लेना था, एडमिक्सचर वो सब ले लिए। दूसरा में मिक्सिंग, वो सबको मिला दिए। तीसरा में हम लोग ट्रांसपोर्टिंग पोटेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका कंक्रीट मिलाने के बाद एक जगह से उठा करके जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है वहां पे ले जाते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगला हमारा क्या होता है, प्लेसिंग। अब जिस जगह पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे हम लोग कंक्रीट को ले जाके रख देते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा होता है कंपैक्शन। कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एयर वॉइड्स है, कंक्रीट के अंदर बहुत सारा एयर वॉइड्स होता है, उसको वाइब्रेटर्स की मदद से उसको एयर को खत्म करते हैं। बात समझ में आ गया, वाइब्रेटर्स की मदद से एयर को खत्म करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिनिशिंग, स्मूथिंग एंड लेवलिंग द सरफेस। फिनिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ और लेवल करते हैं सरफेस को, ठीक है। स्मूथ करते हैं और लेवल करते हैं सरफेस को, किसमें, फिनिशिंग में। क्यूरिंग हमारा क्या होता है, मेंटेनिंग मॉइस्चर फॉर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ गेन। हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ गेन के लिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, मतलब पानी पटाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंक्रीट को तैयार करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ टू स्टेज, इसमें से किसी दो स्टेज को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, या क्वेश्चन पढ़िए, डिस्क्राइब एनी टू, ठीक है। किसी भी दो स्टेज को आपको क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। तो सबसे पहला हम लोग जो है इसमें ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, बैचिंग बता देते हैं। बैचिंग में हमारा क्या होता है, इंश्योर्स एक्यूरेट प्रोपोर्शन। हम लोग क्या करते हैं, मात्रा तय करते हैं, किस चीज का, मटेरियल्स का। इंश्योर एक्यूरेट प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, की हमारा जो है सीमेंट का क्या मात्रा रहेगा। जैसे अगर आप M20 बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा सीमेंट क्या होता है, 1 होता है। एग्रीगेट हमारा क्या होता है, सॉरी, फाइन एग्रीगेट 1.5 होता है। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, 3 होता है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जो है एक्चुअली में क्या करते हैं, इसका रेशियो तय करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा बैचिंग क्या हो जाएगा, एक्यूरेट प्रोपोर्शन पता करते हैं, किसका, मटेरियल्स का, ताकि हम लोग क्या पता कर सके, डिजायर्ड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए और ड्यूरेबिलिटी चाहिए वो पता कर सके, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, वेट और वॉल्यूम के थ्रू करते हैं बैचिंग में, ठीक है। हम लोग जो ये रेशियो तैयार करते हैं, किसका रेशियो कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, बालू कितना होगा, गिट्टी कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको वेट के अनुसार नापते हैं या वॉल्यूम के अनुसार नापते हैं। ज्यादातर केस में वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। आगे हमारा क्या है, क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब क्या हो गया, पानी पटाना, ठीक है। ये देखिए, एक हम ऊपर वाला ले लिए, एक नीचे वाला ले लिए, ठीक। बाकी चीज आप देख ले सकते हो, ऊपर ऊपर लिखा हुआ, उसको आप एग्जाम में आ गया तो डिटेल में लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके। क्यूरिंग हमारा क्या है, प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस एंड इंश्योर्स कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। मॉइस्चर का लॉस से बचाता है, ठीक। और क्या करता है, सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन करवाता है। बात समझ में आ गई। क्यूरिंग में हमारा क्या होता है, मॉइस्चर लॉस से बचाता है और
कंप्लीट हाइड्रेशन करवाता है सीमेंट का। मेथड्स इंक्लूड वाटर क्यूरिंग, इसमें हमारा क्या होता है, वाटर क्यूरिंग होता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है और स्टीम क्यूरिंग होता है। तो 3 तरह से क्यूरिंग होता है। पानी पटाने का काम जो है क्यूरिंग जो किया जाता है हाइड्रेशन से बच के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारा 3 तरह का हो जाएगा, एक वाटर क्यूरिंग जो सिंपल पानी पटाते हैं हम लोग घर वगैरह में, जानते होंगे, एक होता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग और एक होता है स्टीम क्यूरिंग। तो 3 तरह से क्यूरिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिफाइन वाटर सीमेंट रेशियो। 2 तरह का रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो है, एक जेल स्पेस रेशियो। आपको दोनों क्या करना है, डिफाइन करना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, हाउ डज वाटर सीमेंट रेशियो इन्फ्लुएंस कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वाटर सीमेंट रेशियो पे कैसे निर्भर करता है या कैसे बदलता है वो बताना आपको। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो में हम लोग किसका बात करेंगे, हमारा जो है सीमेंट के अनुसार, हमारा जो है सीमेंट के अनुसार पानी कितना होगा, पानी का मात्रा बताना, ठीक है। हमारा जो है सीमेंट के अनुसार पानी का मात्रा क्या होगा, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ वाटर ऑफ वेट ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स। किसी भी कॉन्क्रीट मिक्स में वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो है। जैसे कि हम लोग जो है किसी कॉन्क्रीट मिक्स तैयार किए, ऊपर में हम लोग लिखेंगे क्या, वेट ऑफ वाटर, उस मिक्स में हम पानी कितना मिलाए। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सीमेंट, उस मिक्स में हम लोग जो है सीमेंट कितना मिलाए। इस दोनों का जो रेशियो लेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बताता है। ये क्या क्या बताता है, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बताता है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से हमारा हो गया वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्या है, जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो हमारा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट, ठीक। इसमें याद रखिएगा, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, सीमेंट लेते हैं और वाटर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रेटेड सीमेंट का वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट, वो भी किस रूप में, जेल के रूप में, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड जेल सीमेंट का रेशियो लेते हैं टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक। इन्फ्लुएंसिंग द पोरोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इससे हमारा क्या होता है, पोरोसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे असर पड़ता है, ठीक है। जेल स्पेस रेशियो का आपको एक फॉर्मूला भी होता है, जेल स्पेस रेशियो बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 0.657 सी बाय 319 सी प्लस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सी क्या है और ये डब्ल्यू नॉट क्या है। ये 319 लिखा हुआ है, 319 लिखा हुआ है नीचे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सी हमारा वेट ऑफ सीमेंट होता है, सी हमारा क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सीमेंट होता है, बात समझ गए। और डब्ल्यू नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये आपका हो गया यहाँ से जेल स्पेस रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं, जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला बता दिया आपको, अगर मे बी न्यूमेरिकल वगैरह पूछता है तो आप देख लीजिएगा इस पे। तो ये ऐसा नहीं कि कंक्रीट में न्यूमेरिकल नहीं, कंक्रीट में भी न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, इसलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सके तो न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मूला वगैरह जानना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। आगे हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ पे वाटर सीमेंट रेशियो का क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रिजल्ट इन हायर स्ट्रेंथ। अगर वाटर सीमेंट रेशियो जितना लो रहेगा, स्ट्रेंथ उतना क्या रहेगा, हाई रहेगा। और ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलेगा, लेकिन वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा तो हाई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा, वर्केबिलिटी जो है ये घट जाता है। दूसरा क्या है, हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो इंप्रूव्स वर्केबिलिटी। अब ये देखिए पहला पॉइंट का इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। एग्जाम में इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट अपने से बना के लिख देते हैं, पहला पॉइंट पॉजिटिव तो दूसरा उसका उल्टा हो गया है कि नहीं। तो हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा तो इससे हमारा क्या इंप्रूव होगा, वर्केबिलिटी इंप्रूव होगा, ठीक है। बट इंक्रीजेस पोरोसिटी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, साथ साथ आपका पोरोसिटी भी इंक्रीज होगा और स्ट्रेंथ इस बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ गई। पिछले वाला में हमारा क्या था, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो था,
तो हमारा वर्केबिलिटी घट गया था और स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर गया था। इस बार हमारा क्या है, हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो है, तो वर्केबिलिटी घट जाएगा और स्ट्रेंथ जो है, सॉरी, वर्केबिलिटी इस बार बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो 2 पॉइंट आपको ऐसे ही याद हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगला देखते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर नॉर्मल कंक्रीट इज 0.4 टू 0.6। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 0.4 से 0.6 के बीच में लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ जो भी हमको चाहिए उसके अनुसार 0.4 से 0.6 के बीच में लेते हैं। जनरली आप देखिएगा 0.5 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बताना है कि कैसा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो कंक्रीट आपका जो है डिफरेंटली बिहेव करता है अंडर स्ट्रेस कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल्स लाइक स्टील। जैसे आपको जो है माइल्ड स्टील का कर्व याद होगा, इस तरीके से हमारा माइल्ड स्टील जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपका माइल्ड स्टील का कुछ कर्व होगा, फिर फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इससे अलग हमारा होता है क्या, कंक्रीट का कर्व जो है ना, इससे अलग होता है। कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, ये हमारा हो गया कंक्रीट का कर्व। बात समझ में आ रही है? ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसका, कंक्रीट का है। आप यहाँ से पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, आप अलग अलग सोर्स पे देखिएगा ना, तो हो सकता है पिक्चर अलग अलग दिखाएगा, तो उसमें अलग अलग स्टेज का पिक्चर दिखाता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। एग्जैक्ट तो यही पिक्चर है, अलग अलग स्टेज का हो सकता है आपको पिक्चर दिखा सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर्व में क्या क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कर्व में हमारा क्या क्या होगा। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा, इस एक्सिस में ही हमेशा स्ट्रेस को दिखाते हैं और इस एक्सिस में ही हमारा किसको दिखाते हैं, स्ट्रेन को दिखाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बच्चा अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, स्ट्रेस कहीं और स्ट्रेन कहीं और, तब तो फिर कर्व का मीनिंग ही बदल जाएगा। सबसे पहला इसमें क्या होता है, इनिशियल लीनियर इलास्टिक रीजन। शुरू में जो है इलास्टिक रीजन होता है, लीनियर इलास्टिक रीजन होता है। बात समझ में आ गई? तो कंक्रीट डिफॉर्म करेगा इस इलास्टिकली अंडर लो स्ट्रेस। जब लो स्ट्रेस रहेगा तो कंक्रीट जो है इलास्टिकली डिफॉर्म करता है। पहला बात हो गया। दूसरा बात हमारा क्या होता है, क्रैकिंग एंड नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्रैकिंग देखने को मिलता है और नॉन लीनियर रीजन होता है। तो यानी कि माइक्रो क्रैक्स स्टार्ट फॉर्मिंग, माइक्रो क्रैक्स जो है आपका बनने लगता है। कर्व डेविएट्स फ्रॉम लीनियरिटी, कर्व जो है लीनियरिटी से डेविएट करता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद कर्व जो है लीनियर नहीं रह जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं किसका, पीक पॉइंट का। हमारा जो है पीक पॉइंट का फॉर्मेशन होता है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज रीच्ड। उसके बाद जो है पीक पॉइंट पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो रीच करता है। ठीक ना। अगला हमारा क्या है, फेलियर जोन। फिर हमको क्या देखने को मिलता है, फेलियर जोन देखने को मिलता है। फेलियर जोन में हमारा क्या होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट क्रैक्स एंड इवेंचुअल कोलैप्स। ठीक है, कंक्रीट हमारा जो है क्या करता है, सिग्निफिकेंट क्रैक और इवेंचुअल कोलैप्स देखने को मिलता है इसमें, फेलियर जोन में। ठीक, और अब हम लोग जो है किसका बात करेंगे, इसमें क्रीप ऑफ कंक्रीट भी पूछा है। ठीक है, क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्रीप मतलब क्या होता है, जो शब्द है क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होता है, एकदम स्लो, रेंगना। ठीक है, क्रीप मतलब क्या होगा, एकदम धीरे धीरे, जैसे केचुआ चलता है आपका, एकदम धीरे धीरे चलता है, रेंगते रहता है। ठीक है, तो क्रीप ऑफ कंक्रीट में हम लोग क्या देखेंगे, क्रीप इज द ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड लोड ओवर टाइम। ठीक है, आपका जो है सस्टेन्ड लोड के साथ, टाइम के साथ साथ, क्रीप का जब भी बात होगा तो टाइम का सब बात आएगा। ठीक है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन। ठीक है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन मतलब धीरे 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 डिफॉर्म करेगा टाइम के साथ, जो एकदम जैसे केचुआ भी बोले ना कि एकदम धीरे 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 चलता है, उसी तरह से आपका कंक्रीट जो है धीरे धीरे क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा टाइम के साथ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, अब जो है क्रीप किस पे डिपेंड करेगा, डिफॉर्मेशन मतलब जो है उसमें उसका शेप साइज बदलेगा। ठीक ना। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस लेवल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला हमारा क्या, लॉन्ग टर्म क्रीप कैन लीड टू डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेज एंड बीम्स। ब्रिजेज और बीम में आपका क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से, लॉन्ग टर्म क्रीप की वजह से। आगे देखते हैं हम लोग, डिफाइन कंक्रीट क्रैकिंग। कंक्रीट क्रैकिंग क्या होता है वो आपको बताना है। कंक्रीट मतलब तो आप समझ रहे हैं, सीमेंट बालू गिट्टी, ठीक है, उसके बाद पानी और एडमिक्सचर का मिश्रण जो है वो हमारा कंक्रीट कहलाता है। क्रैकिंग मतलब क्या होता है, उसमें जो है दरार आ जाना। ठीक है, आप देखते हैं कोई भी चीज क्रैक कब करता है, जब उसमें दरार आ जाता है। तो कंक्रीट क्रैकिंग में जो हम लोग बात करेंगे किस चीज का,
जब कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा क्या आ जाता है, दरार आ जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कंक्रीट क्रैकिंग हमारा क्या है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिशरीज और फ्रैक्चर्स इन कंक्रीट। ठीक है, फिशरी और फ्रैक्चर करने का मतलब जो है हल्का से इस तरीके से जब धीरे धीरे फटता है तो इसको हम लोग फिशरीज कहते हैं। छोटा मोटा इस तरह से जो क्रैक आता है, जो फटता है बीच से कंक्रीट, इसको हम लोग फिशरीज कहते हैं। या फिर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके से अगर कंक्रीट के ऊपर लाइन आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। और इस तरीके से जो है हल्का सा पतला ऐसा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, क्रैक जैसा, उसको हम लोग फिशरीज कहते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, इसमें जो है कंक्रीट क्रैक कब करता है, जब उसमें जो है फिशरीज बनने लगता है या फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये चीज होता है किसकी वजह से, वेरियस फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से होता है। फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से ऐसा चीज होता है, देखने को मिलता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रैक, हमारा कितना तरह का क्रैक होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल क्रैक, जो कि हमारा किसकी वजह से होता है, लोड फेलियर की वजह से होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल क्रैक, जो कि किसके वजह से होता है, लोड फेलियर की वजह से। दूसरा हमारा होता है नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक, ये हमारा किसके वजह से होता है, श्रिंकेज या फिर टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। तीसरा होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। तीसरा क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। चौथा हमारा होता है सेटलमेंट क्रैक, सेटलमेंट की वजह से क्रैक होता है। पांचवा जो है हमारा थर्मल क्रैक होता है, थर्म शब्द जैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये एक शब्द है थर्म, थर्म शब्द जैसे ही आ जाएगा, थर्म मतलब क्या होता है, हीट होता है। ठीक ना, थर्मल क्रैक्स जो है ये हीट की वजह से होता है। आगे हम लोग देखते हैं कोरोजन इंड्यूस्ड क्रैक। कोरोजन इंड्यूस्ड क्रैक करने का मतलब क्या हो गया, कि ये जो है किसकी वजह से होता है, जंग लगने की वजह से क्रैक होता है। जंग कहाँ लगता है, सीमेंट में। जब आप रेनफोर्समेंट डालिएगा, रेनफोर्समेंट करने का मतलब सीमेंट में, कंक्रीट में जब आप छड़ डालिएगा तो उसकी वजह से जंग लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो है क्या देखने को मिलता है, क्रैक्स देखने को मिलता है। ये हो जाएगा कोरोजन इंड्यूस्ड क्रैक। अगला हमारा क्या, कॉजेज ऑफ क्रैक्स एंड रेमेडियल मेजर्स। क्रैक का क्या क्या कारण है और उसका क्या क्या रेमेडियल मेजर्स, उससे बचाव क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहला क्रैक कौन सा देखते हैं, सबसे पहला हमारा हो गया प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक का क्या कारण है, कॉज किसकी वजह से होता है, रैपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस बिफोर कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ। कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने से पहले आपका जो है रैपिड इवापोरेशन किसका, वाटर जो एकदम तेजी से बाहर निकलता है। कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करे उससे पहले जो है वाटर एकदम तेजी से क्या होता है, बाहर निकलता है। कहाँ से, सरफेस पर से। ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज होता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, यूज प्रॉपर क्योरिंग टेक्निक। प्रॉपर क्योरिंग टेक्निक कीजिए, मतलब पानी पटाते रहिए समय समय पे। कंक्रीट को कवर कर दीजिए प्लास्टिक शीट से, जिसकी वजह से आपका अवॉइड एक्सेसिव वाटर लॉस। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हमारा क्या है, थर्मल क्रैक। थर्मल क्रैक हमारा किसकी वजह से होता है, थर्मल क्रैक कॉजेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक ना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है किसकी वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ठीक है, थर्मल मतलब क्या हो गया, हीट, अभी तुरंत आप बोले, हीट मतलब क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर जब आपका बदलता है तो कभी एक्सपेंशन होता है, कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से आपका क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है, एक्सपेंशन ज्वाइंट आप दीजिए। जैसे आप देखिएगा ना, रिजिड पेवमेंट जो गांव सबका जो रोड बनता है उसके बीच में हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट वगैरह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल, मिक्स डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और प्रॉपर क्यूरिंग मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा क्या, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर जो हमारा छड़ है, सरिया है, उसमें अगर जंग लग जाए तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग होता है। तो ये कैसे होता है, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, मेनली हमारा जो क्लोराइड आयंस और पानी जो है दोनों एक साथ चला जाता है और किससे टकरा जाता है, छड़ से जब टकराता है, यानी वहां पे एक रिएक्शन होता है और जंग बनता है, रस्ट बनता है, यानी कि क्या होता है, जंग बनता है। ठीक है, और एक्सपेंशन देखने को मिलता है किसमें, स्टील बार्स में। ठीक, अब इससे बचने का क्या तरीका, कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग इस्तेमाल कीजिए। आप किस चीज का इस्तेमाल कीजिए, कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर कंक्रीट को कवर कीजिए। ठीक है, और हाई क्वालिटी मटेरियल्स इस्तेमाल कीजिए। कोशिश क्या करना है आपका, जो क्लोराइड आयन नहीं रहे, बहुत खतरनाक आयन होता है क्लोराइड आयन। अगला हमारा क्या, ओवरलोडिंग एंड सेटलमेंट क्रैक। ओवरलोडिंग और सेटलमेंट क्रैक हमारा किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव लोड्स बियॉन्ड डिजाइन कैपेसिटी और डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन की वजह से होता है। ठीक, इससे बचने का तरीका क्या, इंश्योर प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चर का डिजाइन सही से आपको करना है। एक्सेसिव बहुत ज्यादा लोड नहीं लगाना है ताकि उसमें क्रैक देखने को न मिले, और फाउंडेशन हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ क्रैक का कारण था,
ठीक, और उससे बचने का रेमेडी भी था, क्रैक से बचने का रेमेडी भी था, मतलब कि कैसे हम लोग उसको बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारा बाकी वीडियो भी जरूर देखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सबका भला हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? और वीडियो का थर्ड पार्ट भी अगर, ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू।